विगत कक्षा में कल हम लोगों ने संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया था। संघ और राज्य क्षेत्र के इस विषय में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि संघ क्या है और भारतीय संघ का निर्माण जो है वह किस रूप में हुआ है। साथ ही साथ हमने इस मुद्दे पे भी चर्चा किया था कि भाई भारत के संघ और अमेरिकी संघ में क्या अंतर है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो ऐसी स्थिति में जब भारत एक संघ के रूप में कार्य कर रहा है तो इसमें जो संघ के यूनिट हैं, जो संघ की इकाई हैं, जिसको हम लोग राज्यों के रूप में, प्रदेश के रूप में जानते और समझते हैं, उसकी क्या परिस्थिति थी। तो जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान निर्माण के उस दौर में, संविधान निर्माण की उस प्रक्रिया में एक चुनौती थी संविधान निर्माताओं के समक्ष कि भाई जिन देशी रियासतों का हमारे देश में विलय किया जाएगा, उनका मर्जर किया जाएगा इस यूनियन में, उनकी स्थिति क्या होगी, वो किस रूप में हमारे संघ में शामिल होंगे। जैसा कि यह सर्वविदित है कि भारत की आजादी के समय यानी 1947 में भारत में जो राजनीतिक इकाइयां थी, उन राजनीतिक इकाइयों को जब हम देखते हैं तो 3 प्रमुख राजनीतिक इकाइयां हमें दिखाई पड़ती हैं। तो वह राजनीतिक इकाइयों में पहला राजनीतिक इकाई है जिसका नाम है ब्रिटिश भारत। दूसरे को हम लोग जानते हैं चीफ कमिश्नरी के नाम से, और जो तीसरी और प्रमुख भाग थी वह थी देशी रियासत की। ये बड़ा महत्वपूर्ण था उस समय के परिस्थिति में, उस समय के परिवेश में। देशी रियासतों को अगर हम उस समय मूल्यांकित करें तो हम ये पाते हैं कि भाई जो देशी रियासत है उस समय, तत्कालीन समय में, उन देशी रियासतों में लगभग 600 देशी रियासत हमारे देश में पाए जाते थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 भू आकृतिक विभाजन हमें दिखाई पड़ने लगा तो कुछ इसमें से पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए और कुछ भारतीय क्षेत्र में रहे, भारत की सीमा में रहे। इसके बावजूद भी इन देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई, इस बात की आजादी दी गई कि वे या तो भारत के संघ में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में चले जाएं, या वो अपना स्वतंत्र एक आइडेंटिटी बना लें, एक अपना स्वतंत्र पहचान बना लें। तो देशी रियासतों को यह अधिकार मिला। लेकिन जो भारत की भौगोलिक सीमा में देशी रियासत पड़ते थे, भारत की यह इच्छा थी कि उन सभी देशी रियासतों का हमारे देश के संघ में मर्जर हो जाए, और इस कोशिश को काफी हद तक हमने अंजाम भी दिया। लगभग 552 देशी रियासतें जो थी वो भारतीय सीमा में थी, और रेस्ट जो 48 देशी रियासत थी वो पाकिस्तान की सीमा में थी। तो जो पाकिस्तान की सीमा में थी, खैर उसका तो कोई बात ही नहीं है, वो पाकिस्तान में शामिल होंगी। लेकिन जो भारतीय सीमा में थी, भारतीय लोगों की यह इच्छा थी कि उसका मर्जर भारत में किया जाए, भारत में उसका विलय हो। इस 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतों का बड़े आसानी से विलय हो गया, उसमें कोई बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन
तीन देशी रियासत जो थे उनके साथ समस्या उत्पन्न हुई, उनके साथ दिक्कतें उत्पन्न हुई, और ये तीन देशी रियासत ये तीन जो देशी रियासत थी, आप इनको थोड़ा सा देखिएगा। ये तीन देशी रियासत हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, ये तीन प्रमुख देशी रियासत जो थी वो इस समय चुनौती बन के खड़ी हुई भारतीय संघ के सामने। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, देखिए संदर्भ में कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ स्थितियां हैं। उन स्थितियों को भी हम लोगों को जानना पड़ेगा, उन स्थितियों को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे हैदराबाद का जब भारतीय संघ में विलय किया गया तो ये बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार से इसका विलय हुआ। तो विलय की प्रक्रिया को अगर आप देखिए तो हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, पुलिस के जो पुलिस भेज के, सेना भेज के उसका भारत के संघ में विलय अब कैसे कराया गया, क्यों कराया गया, ये मैं आगे आपके साथ चर्चा करूंगा। एक जूनागढ़ का विलय हुआ, वह एक प्रक्रिया थी जिसको जनमत संग्रह के माध्यम से कराया गया, और जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ वह विलय पत्र के माध्यम से उसका विलय कराया गया। तो तीन देशी रियासतों के संबंध में तीन अलग अलग प्रक्रियाएं स्वीकार की गईं, तीन अलग अलग प्रक्रियाओं को अपनाया गया, और इसके बदौलत इन तीनों देशी रियासतों का भारत के संघ में विलय कराया गया, भारतीय संघ में उसका मर्जर हुआ, है ना। तो थोड़ा सा इस संदर्भ में नोट डाउन कर लीजिए, लिखिएगा। भारतीय संघ में देशी रियासतों का विलय भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय था, एक चुनौतीपूर्ण विषय था। तीन देशी रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने संघ के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर दी। हालांकि तीनों रियासतों की समस्याएं और मांग एक जैसी नहीं थी। सरदार पटेल और पंडित नेहरू के प्रयासों से हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही, जूनागढ़ को जनमत संग्रह और कश्मीर को
विलय पत्र के माध्यम से भारत संघ में शामिल कराया गया। भारत संघ में शामिल कराया गया। देशी रियासतों के भारत संघ में शामिल हो जाने के पश्चात भारत संघ में शामिल हो जाने के पश्चात राज्यों के गठन का आधार क्या हो, राज्यों के गठन का आधार क्या हो, यह संविधान निर्माताओं के लिए, यह संविधान निर्माताओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय था। संविधान निर्माताओं ने इस विषय के समाधान के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए, और 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया, जिसको यह जिम्मेदारी दी गई कि वह तय करे कि भारत में राज्यों के गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा हो या भाषा। चलिए अब फिर आगे, इसके आगे जब देखेंगे राज्यों का जब गठन होगा तो फिर धर आयोग देखेंगे और धर आयोग की सिफारिशों को भी देखेंगे कि धर आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की और उन सिफारिशों को फिर किस रूप में स्वीकार किया गया और उसको लेके फिर इस देश में क्या परिस्थिति बनी, है ना। ये जब विलय खत्म कर लेते हैं उसके बाद इसको देखते हैं। अब आइए एक एक करके इनके विलय की थोड़ी परिस्थिति को देख लेते हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं लेकिन उतना जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और एक देशी रियासतों के विलय पर एक अलग से YouTube पे आपको मेरे जो चैनल है उस पर एक वीडियो आपको मिलेगा, 1-2 दिन में वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें केवल देशी रियासतों के विलय की ही चर्चा होगी, है ना। तो वहां पर इसका डिटेलिंग आपको मिल जाएगा, आप वहां से उस डिटेलिंग को कर लीजिएगा। यहाँ हम उतना ही संदर्भ की चर्चा कर रहे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जरूरी है। तो हेडिंग बना लीजिए 3 देशी रियासतों का विलय, है ना।
ठीक है, चलिए आइए उसमें सबसे पहला हेडिंग बनाइए हैदराबाद। देखिए हैदराबाद दक्षिण भारत का एक प्रमुख देशी रियासत था भारत का। जैसा कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई जब हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, है ना, जो निजाम वहाँ का शासक हुआ करता था, लेकिन वह काफी हद तक मैसूर के अंतर्गत ही आता था, है ना। और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि निजाम पर मराठों का भी बहुत अधिक प्रभाव रहा। मराठों को उसने चौथ और सरदेश मुखी जैसे अधिकार को स्वीकार करना पड़ा और मराठों को वो कर उसको देने पड़े। तो निजाम हैदराबाद के क्षेत्र में था और वहां का वो शासक कहा जाता था। भारत संघ में विलय को लेकर निजाम और हैदराबाद की जनता के बीच असहमति थी, उसके बीच सहमति नहीं थी, वह सहमत नहीं थे। दोनों एक दूसरे की राय को से एग्री नहीं करते थे। निजाम कुछ चाहता था, वहां की जनता कुछ चाहती थी। जनता की मांगों का दमन करने के लिए, जनता की मांगों को दबा देने के लिए निजाम जो था वो रजाकार सैनिकों के माध्यम से वह जनता की मांगों का दमन करने लगा, यानी जनता को दबाने का प्रयास करने लगा। किसके मदद से? तो रजाकार सैनिकों की मदद से, है ना, वह उसका दमन करने लगा। फलतः भारत के तरफ से एक सेना भेजी गई, भारत के तरफ से सैनिक भेजे गए और वहां पर वो उन रजाकार सैनिक और निजाम के प्रभाव को समाप्त करके और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कराया गया। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो हैदराबाद रियासत था उसका भारत संघ में जो विलय हुआ और विलय की जो प्रक्रिया स्वीकार की गई वह कैसी प्रक्रिया थी? तो पुलिस कार्यवाही के माध्यम से उस हैदराबाद का विलय कराया गया भारतीय संघ में। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम में या तो मैच कराने में या स्वतंत्र प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछता है कि हैदराबाद को किस प्रक्रिया से भारतीय संघ में शामिल कराया गया। तो याद रखिएगा, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारतीय संघ में जगह दी गई। तो लिख लीजिएगा थोड़ा हैदराबाद के बारे में, है ना। एक पैराग्राफ लिखना है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए, हैदराबाद भारत के बड़े देशी रियासतों में एक था। बड़े देशी रियासतों में एक था। इसकी अपनी एक विशेष स्थिति थी। इसकी अपनी एक विशेष स्थिति थी। इसका शासक निजाम था। इसका शासक निजाम था जो मुसलमान था। जबकि वहां की अधिकांश जनता हिंदू थी। वहां की अधिकांश जनता हिंदू थी। निजाम और जनता के बीच भारत में विलय को लेकर एक मत नहीं था।
रजाकार सैनिकों के सहयोग से, रजाकार सैनिकों के सहयोग से जनता की मांगों का दमन करना शुरू कर दिया। फलतः हैदराबाद के क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई। और पुलिस कार्यवाही के माध्यम से हैदराबाद का भारत में विलय कर दिया गया। ठीक, ये हैदराबाद का भारतीय संघ में मर्जर की कहानी रही। एक दूसरा जो प्रमुख राज्य था, एक दूसरा जो प्रमुख संदर्भ था, जिस राज्य का, जिस देशी रियासत का भारत के संघ में विलय कराया गया, वह दूसरा रियासत है जूनागढ़, है ना। जूनागढ़ जो वर्तमान गुजरात आप देखते हो, उसी गुजरात राज्य में यह एक रियासत था जूनागढ़। गुजरात में आमतौर पे दो क्षेत्र हैं, एक आप सुने होंगे सौराष्ट्र का क्षेत्र और एक सुना होगा आपने कच्छ का क्षेत्र। तो जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है वर्तमान में, उसी क्षेत्र के तरफ, उसी क्षेत्र के एरिया में यह पाया जाता है जूनागढ़ रियासत, है ना। तो जूनागढ़ रियासत को भी थोड़ा सा आप समझिएगा, इसको थोड़ा सा प्रयत्न करिए, इसमें क्या था। देखिए, जूनागढ़ जो राज्य था उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति थी उसकी भी एक, है ना, कि भाई जूनागढ़ जो गुजरात राज्य में स्थित है, वहां एक नवाब का शासन था और वह नवाब की इच्छा यह होती थी, नवाब की यह इच्छा थी कि भाई उसको पाकिस्तान में विलय करा दिया जाए। यानी नवाब यह चाहता था कि जूनागढ़ का विलय जो है वह पाकिस्तान में करा दिया जाए। वहां एक बहुत विरोध हुआ इसका, वहां इसका भी विरोध देखा जाता है। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो के प्रयास से जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल कराया गया। और जब जूनागढ़ को भारतीय संघ में उनके प्रयासों से शामिल कराया गया, तो उसमें आप देखिएगा कि 8 नवंबर 1947 को शाहनवाज भुट्टो ने भारतीय संघ में शामिल करने के लिए जूनागढ़ से पत्र लिखा, जो भारत के लीडर्स थे उन लोगों को, और अंततः 20 जनवरी 1948 ईस्वी को जूनागढ़ का भारत के संघ में विलय कर लिया गया, मिला लिया गया। और जूनागढ़ का जो भारत के संघ में विलय कराया गया वह जनमत संग्रह के माध्यम से कराया गया, क्योंकि जूनागढ़ का नवाब जो है उसकी इच्छा ये थी कि पाकिस्तान में विलय हो जाए, जबकि जूनागढ़ का जो जनता थी वो ये चाहती थी कि हम भारत संघ में चले जाएं। तो जनमत संग्रह का रास्ता अपनाया गया। और चूंकि जनता ये चाहती थी कि हम पाकिस्तान भारत में चले आए, तो जनमत संग्रह में उस प्रस्ताव की जीत हुई जो भारत में शामिल होने का प्रस्ताव था, और उसके बदौलत जूनागढ़ को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। तो थोड़ा लिखिएगा इस पर कि जूनागढ़ गुजरात राज्य में स्थित
एक महत्वपूर्ण रियासत था और उसके नवाब की इच्छा यह थी कि उसका विलय पाकिस्तान में हो जाए, परंतु शाहनवाज भुट्टो के प्रयास से यह संभव न हो सका। वहां की जनता के दबाव के फलस्वरूप नवाब को जूनागढ़ छोड़कर पाकिस्तान भाग जाना पड़ा। जनता के दबाव के फलस्वरूप नवाब को जूनागढ़ छोड़कर पाकिस्तान भाग जाना पड़ा। 8 नवंबर 1947 को शाहनवाज भुट्टो ने भारत में विलय के लिए पत्र लिखा और 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। यहां से समझिएगा थोड़ा सा। जब जूनागढ़ का विलय हो गया भारत के संघ में, तो जो सौराष्ट्र का क्षेत्र था, इस सौराष्ट्र के क्षेत्र में ही 1 नवंबर 1956 ईस्वी तक ये जूनागढ़ रियासत जो था, ये सौराष्ट्र के ही अंदर रहा। 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन किया गया, जब राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सिफारिश की गई और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पे जब बम्बई राज्य का गठन किया गया, है ना, इस बम्बई राज्य में आप जानते थे कि उस समय 2 प्रमुख क्षेत्र को इसमें मिलाया गया। एक गुजराती बोलने वालों का जो क्षेत्र था और दूसरा मराठी बोलने वालों का जो क्षेत्र था, और इन दोनों को मिला के एक राज्य बना बम्बई। हालांकि आगे चल के 1960 ईस्वी में ये फिर से अलग अलग हो जाता है, जब गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र राज्य का गठन किया जाता है। लेकिन 1 नवंबर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पे बम्बई का गठन किया गया, तो यह जूनागढ़ जो था, जो सौराष्ट्र में था, ये किस में चला गया? बम्बई में। और फिर 1960 में जब अलग अलग हुआ तो यह गुजरात राज्य का हिस्सा है, गुजरात राज्य का भाग है। अगला एक रियासत है जम्मू और कश्मीर, जो भारत संघ में विलय को लेकर यह काफी महत्वपूर्ण रियासत है और इसकी अपनी एक विशेष स्थिति भी है, जो अभी आप लोग देखे होंगे हाल ही में धारा 370 को हटाया गया है। और तो क्यों धारा 370 आया, उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ, वहां के जो राजा थे राजा हरि सिंह, उनकी क्या स्थिति थी, ये सारी बातों की चर्चा जो है वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल करूंगा। कल इस पे बात की जाएगी, कल इस पर चर्चा किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही।